नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त दुबई में मौजूद हूं। मेरे पीछे खूबसूरत आपको इमारतें नजर आ रही है, लेकिन यहां बुर्ज खलीफा पीछे है। आगे कांग्रेस के पंजाब है, क्योंकि वहां पर सियासी ड्रामा जारी है। केंद्र इस वक्त 3 जगह पर है इस पॉलिटिकल ड्रामे का। पहला तो पटियाला, जहां नवजोत सिंह सिद्धू का घर है। वो पिछले 24 घंटे से अपने तेवर तो दिखा रहे हैं, लेकिन कैमरा के सामने नहीं आ रहे हैं। एक वीडियो जारी करके अपनी बात सामने वो रख रहे हैं। दूसरा सेंटर चंडीगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री चन्नी इस वक्त मौजूद है और कांग्रेस के तमाम विधायक वहां पर, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे होगा तो होगा क्या। तीसरा सेंटर दिल्ली है, जहां इस वक्त पंजाब कांग्रेस के पुराने कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद है। आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, ये जानकारी आ गई है। और इस मुलाकात के बाद से ही पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल यकीन मानिए तेज हो गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कैप्टन अमरिंदर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? क्या कैप्टन अमरिंदर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? अटकलें इस बात की भी लगाई जा रही है कि सिद्धू के बगावती तेवर जारी रहे अगर, तो कांग्रेस उनका खेल खत्म कर सकती है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक आज हुआ क्या और पंजाब के पॉलिटिक्स में आगे होगा क्या? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज दुबई से इंटरनेशनल एडिशन में आपके लिए। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है। मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा, ये कोई समझौता सी ही नहीं। सिद्धू को सबसे पहले पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। मैं ते अड़ू ते लड़ू, जानदा सब कुछ जान। सियासत में चवन्नी कब अठन्नी हो जाए और रुपया कब खोटा सिक्का हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। चन्नी और सिद्धू की कहानी इस वक्त ऐसी ही है। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले सिद्धू ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। अब आर हो या पार, उन्हें परवाह नहीं। उधर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें फ्री हैंड दिया है। चन्नी सिद्धू की इस चक्कर घिन्नी में कांग्रेस चकराई हुई है। बड़े नेताओं की बोलती बंद है, तमाम नेता कैमरे से बच रहे हैं। लेकिन सिद्धू को पंजाब का दारोमदार सौंपने वाले भाई बहन पंजाब से बहुत दूर कहीं और व्यस्त हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पंजाब में घमासान के बीच राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं। वो कोझिकोड और मल्लपुरम में तमाम लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और फुर्सत में बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने यूपी दौरे पर फोकस कर रही हैं। पिछले 2 दिनों से वो लखनऊ में हैं और यूपी में होने वाले चुनाव की रणनीति तैयार करने में लगी हैं। राहुल और प्रियंका का जिक्र इसलिए क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को किनारे लगाकर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का फैसला इन्हीं दोनों का था। लेकिन सिद्धू की वजह से ही अब पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इस्तीफा देने के बाद से ही सिद्धू कैमरे से बच रहे हैं, लेकिन एक वीडियो जारी करके उन्होंने अपने मन की बात सामने जरूर रख दी। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्होंने लिया के वही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इसका विरोध करना। मैं ते अड़ू ते लड़ू, जानदा सब कुछ जान। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वसीम बरेलवी के शेर के जरिए सिद्धू अपनी तलखी ही नहीं, तेवर भी दिखा रहे थे और पंजाब से लेकर दिल्ली तक
ये संदेश भी दे रहे थे कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे प्रगट सिंह कितनी बार उनके घर पर प्रकट हो या फिर चन्नी खुद उनसे चिरौरी करें। तो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो। कई मंत्री साहबान कल गए थे, आज या कल बात हो जाएगी बैठकर, वो उन पे डिपेंड करता है। पंजाब में इस वक्त कांग्रेस में 3 ऐसे चेहरे हैं जिन पर हर किसी की नजर है। पहला चेहरा है नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरा चेहरा है चरणजीत सिंह चन्नी और तीसरा अहम चेहरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह। सिद्धू के बारे में लोग जानते हैं कि वो फैसला लेने में देरी नहीं करते और एक बार फैसला ले लेते हैं तो फिर उससे पीछे भी नहीं हटते। चन्नी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं क्योंकि 3 से 4 महीने में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। चन्नी की कोशिश ये होगी कि वो जनता के सामने कुछ करके दिखाएं ताकि अगले चुनाव में जाने की पृष्ठभूमि तैयार हो। लेकिन सबसे अहम चेहरा है कांग्रेस के पुराने कैप्टन का, जो दिल्ली में कांग्रेस की धड़कन बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे। कैप्टन जितनी देर तक अमित शाह के साथ बैठक कर रहे थे, उतनी देर तक अटकलों का बाजार गर्म था। सवाल ये उठा कि क्या कैप्टन बीजेपी का दामन थामेंगे। पहले खबर आई कि कैप्टन को बीजेपी राज्यसभा के रास्ते केंद्र में मंत्री बना सकती है। दूसरा अंदाजा ये लगाया गया कि कैप्टन को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। तीसरी खबर यह भी उड़ी कि बीजेपी पंजाब में बड़े सिख नेता की तलाश में है और कैप्टन के चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है। लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र ने जब कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल से इस मुलाकात के मायने पूछे तो उन्होंने कहा, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सवाल यह है कि कैप्टन बीजेपी का दामन थामेंगे तो आखिर क्यों? माना जा रहा है कि कैप्टन और बीजेपी दोनों इसमें अपना अपना नफा नुकसान तलाशेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी में शामिल हो भी जाते हैं तो उसका फायदा कैप्टन को तभी हो सकता है जब वो कृषि कानून रद्द करवाने को लेकर मोदी सरकार को मना सकें। अगर ऐसा होता है तो कैप्टन इसका श्रेय लेकर पंजाब में बीजेपी का झंडा थामकर चुनाव में उतर सकते हैं और उसका फायदा भी मिल सकता है। नहीं तो ना ही कैप्टन को कोई फायदा होगा और ना ही बीजेपी को। कैप्टन ने पिछले दिनों जिस तरह से गन्ने के दाम बढ़ाए, उससे किसानों के बीच कैप्टन की पैठ बढ़ी है। जाहिर है बीजेपी चाहेगी कि वो किसी ऐसे नेता को पंजाब में अपने खेमे में लाए जिससे चुनाव में उसको कुछ फायदा हो। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब बीजेपी और कैप्टन एक पेज पर आ जाएं। हालांकि अभी इसे लेकर ना तो कैप्टन अपने पत्ते खोलना चाहते हैं और ना ही बीजेपी। मुलाकात के बाद जब कैप्टन निकले हैं तो इस बात का ख्याल रखा गया है कि तस्वीरें कैमरे के सामने फिलहाल ना आए। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बैठक के बाद कैप्टन निकलेंगे, हो सकता है वो कोई बयान दें, खबर आगे बढ़े और उनके अगले कदम को लेकर के कोई तस्वीर साफ हो। फिलहाल पर्दे के पीछे जो रणनीति बन रही है उसी के तहत ये बैठक हुई है, लेकिन बैठक में क्या हुआ ये छनकर बाहर नहीं आया। पंजाब में इस वक्त बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान में इसकी साफ झलक दिखती है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है। बीजेपी अभी पंजाब की राजनीतिक स्थिति को टटोल रही है। आम आदमी पार्टी कमर कसने की तैयारी में है और कांग्रेस में अंदरूनी घमासान की स्थिति है। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जल्द से जल्द सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाए। G23 के नेता इशारों इशारों में राहुल को चुनौती दे रहे हैं। सिद्धू को बनाना क्या आपको लगता है गलत फैसला था? जिस तरीके फिर वही बात, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पे फैसला लिया गया। वो तो जिन्होंने लिया वो बताएं। इस चीज से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई एजी बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई और अफसर लगा कि नहीं लगा, इन सब से ऊपर उठ के
जो सूबे के विकास के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में, उन किसानों के बारे में जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में सोचने की जरूरत है। बेहतरीन पार्टी होकर, एक सबसे अच्छी विचारधारा होकर, अच्छे नेतृत्व होकर, आपके निष्क्रियता के और आपके डर के और आपके लालच के कारण पार्टी कमजोर हो रही है। अब सवाल यह है कि पंजाब कांग्रेस में जो हालात बने उससे निपटा कैसे जाए। सिद्धू को मनाने का तरीका क्या है? सिद्धू अगर मानेंगे तो कैसे मानेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले यह समझिए कि सिद्धू को दिक्कत किस बात पर हो रही है। नवजोत सिद्धू ने 3 नियुक्तियों पर नाराजगी की वजह से इस्तीफा दिया। राणा गुरजीत को मंत्री बनाना, आईपीएस सहोता को डीजीपी बनाना, एपीएस देओल को एजी यानी पंजाब का एडवोकेट जनरल बनाना। पिछले 24 घंटों में सिद्धू से मिलकर लौटे कांग्रेस के नेताओं ने भी माना कि इन चीजों पर सिद्धू की नाराजगी है, और उन्होंने अपने वीडियो में भी ये साफ कर दिया। अब सवाल यह है कि पंजाब में कांग्रेस की ये कलह खत्म कैसे होगी? इसके विकल्प क्या हैं? पहला विकल्प यह है कि सिद्धू को मना लिया जाए, लेकिन सिद्धू के तेवर देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो मानेंगे। दूसरा विकल्प यह है कि जिन अफसरों की नियुक्ति पर सिद्धू को ऐतराज है उन्हें निरस्त कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने पर यह संदेश जाएगा कि चन्नी की चलती नहीं है, वो रबर स्टैंप सीएम हैं। तीसरा विकल्प यह है कि सिद्धू को छोड़ दिया जाए कि वो अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करें, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा क्योंकि सिद्धू अड़े हुए हैं। और चौथा विकल्प यह है कि सिद्धू के विकल्प को तलाशा जाए और पंजाब में कांग्रेस नया प्रदेश अध्यक्ष चुने। माना जा रहा है कि हाईकमान इस तरफ गंभीरता से विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू के नखरे ज्यादा देर तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। एबीपी न्यूज को कांग्रेस के उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर नवजोत सिंह सिद्धू ने जल्द ही अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया तो कांग्रेस हाईकमान जल्द ही पंजाब में एक नए कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने क्या कहा वो सुनिए। हाईकमान को, शीर्ष नेतृत्व को सख्त से सख्त कदम लेके इनके खिलाफ काम करना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से निकाल दिया? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। जब आप इतना विश्वास करते हैं किसी व्यक्ति पे और वो विश्वासघात करे तो आपको पूरा हक है और निर्णय सख्त से सख्त निर्णय। इस बार सिद्धू को कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई खास भाव मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ना तो दिल्ली से किसी नेता को उन्हें मनाने भेजा गया है और ना ही इस बात की खबर है कि सिद्धू और पार्टी आला कमान के बीच कोई बात हुई हो। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर एक्शन में नजर आ रहे हैं। और अब पंजाब से उत्तर प्रदेश चलते हैं वाया दुबई। मास्टर स्ट्रोक पे बात उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईएएस अधिकारी के धर्मांतरण रैकेट की। उस रैकेट के सबूत अब आपके सामने रखने का वक्त आ गया है। ये एक आईएएस अधिकारी की कट्टर सोच का वीडियो सबूत है, जिसमें धर्मांतरण करवाने के लिए आईएएस इफ्तिखारुद्दीन लोगों को तरह तरह से डरा रहा है। वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण करवाएगा आखिर में वही बचेगा, नहीं तो कयामत के दिन वो अंधा हो जाएगा। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन की पूरी तकरीर सुनकर हमें ऐसा लगा जैसे कोई कट्टर मौलवी अपने धर्म का प्रचार कर रहा हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मांतरण की ये पाठशाला, उसमें ऐसे भी दावे किए गए कि भगवान विष्णु का मंदिर बद्रीनाथ बदरुद्दीन और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ कमरुद्दीन है। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको इफ्तिखारुद्दीन की कट्टरता का संपूर्ण सार समझ में आ जाएगा, इसीलिए इसे गौर से देखिए। नहीं है भाई, किसी में नहीं है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के धर्मांतरण के खेल में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज हम आपको धर्मांतरण के रैकेट का वो सबूत दिखाएंगे जो इफ्तिखारुद्दीन के बंगले में खुलेआम चल रहा था। ये वीडियो तब का है जब मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन
कानपुर मंडल के कमिश्नर थे। उनके बंगले में धर्मांतरण की पाठशाला लगा करती थी, जिसमें दूर दूर से आए इस्लाम के प्रचारक ये बताते थे कि उन्होंने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, कितने लोगों को मुसलमान बनाया। इसी वीडियो से हमें पता चला कि इस शख्स का नाम नासिर है, जो यूपी के नगीना से आया हुआ है। इसकी बातों से लगा कि ये इस्लाम धर्म का प्रचारक है और दूसरे धर्म के लोगों को मुसलमान बनाने का काम करता है। नासिर के हाथ में उन लोगों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी है जिन्हें उसने मुसलमान बनाया है। वो बड़े ही गर्व से ये बात स्वीकार कर रहा है कि हिंदुस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां उसने मुसलमान बनाने का काम न किया हो। अपनी कट्टरता में नासिर इस कदर धर्मांध हो चुका है कि वो बद्रीनाथ और केदारनाथ को बदरुद्दीन और कमरुद्दीन बता रहा है। बहुत ताज्जुब होता है। कहीं हम लोग हरियाणा में जाते हैं, वहाँ यही हाल। तमिलनाडु के अंदर हम लोग पहुंचे, वहाँ क्रिश्चियन ने मुसलमानों को जो है क्रिश्चियन बना दिया, वहाँ यही हाल। हिंदुस्तान का कोई सत्ता है नहीं। अगर केदारनाथ बद्रीनाथ के ऊपर जो 18,000 फूलों की घाटी है, वहाँ मुसलमान ये समझिए कि जिस वक्त उन्होंने देखा तो वो देख के रोने लगे कि इस हालत में हमने मतलब कभी सुना होगा अपने पूर्वजों से कि आप मुसलमान हैं। मैंने कहा मुसलमान है। जब उन लोगों से बातचीत की तो पता चला ये मुसलमान 18,000 फूलों की घाटी केदारनाथ बद्रीनाथ से। मैंने कहा ये केदारनाथ बद्रीनाथ बदरुद्दीन ये दोनों भाई अल्लाह के दीन की दावत के नासिर तो इस्लाम धर्म का एक प्रचारक है, तो लोगों को बरगलाने के लिए वो इस तरह की बातें और दावे कर सकता है। लेकिन मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन तो एक IAS अधिकारी है। वो इस वक्त कानपुर मंडल के कमिश्नर थे, यानी कानपुर और उसके आसपास के जिलों के सबसे बड़े अधिकारी। हैरानी तो हमें तब हुई जब उन्होंने न सिर्फ नासिर की हाँ में हाँ मिलाई, बल्कि सहारनपुर की शाकुंभरी देवी को शाह कमरुद्दीन बता दिया। वहाँ एक जगह है जिसका नाम है शाकुंभरी, नाम सुना होगा, शाकुंभरी पहाड़ी पर है। वहाँ पर मूर्ति पूजा हो रही है। तो पता नहीं चला कि वो जो शाकुंभरी है वहाँ पर एक अल्लाह वाले थे, वो वहाँ जाकर के अपना दावत का काम करते। हाल का वाक़ा 100-150 साल से भी पहले, हाल 50 साल के दरमियान का। ये सब कोई गलत बात नहीं है, ये बात बताई कि केदारनाथ बद्रीनाथ ये सब कोई प्रश्न की जगह शुरू से नहीं है। पहले यहाँ पर अल्लाह वाले जाकर दावत का काम करते। तो मैंने एक मिसाल दिया, अभी हाल की बात है, 50 साल के अंदर जो शाकुंभरी में है, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सब जा रहे हैं। तो दरअसल वो शाह कमरुद्दीन थे, उनका नाम है शाह कमरुद्दीन। तो वो वहाँ जाकर अपना मुस्लिम लड़के को दावत का काम करते। जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद और वो शाह कमरुद्दीन से उनके शाकुंभरी बन गई है और वहाँ वो सब जो है वहाँ। धर्मांतरण के इस रैकेट में नासिर एक अहम किरदार है, क्योंकि वो लगातार उन लोगों के बारे में बताता रहा जिन्हें मुसलमान बनाया गया था। देखिए वो लोगों को किस कदर बरगला रहा है। वो यहाँ तक कह रहा है कि 4 वेदों में से एक सामवेद में भी अल्लाह और इस्लाम के बारे में लिखा है। जैन है, तफसीली बात हमारे साथ करेंगे। जुनैद जैन है, अल्लाह मुकेश जैन थे वो, अल्लाह ने उनको जुनैद किया है। मैंने कहा कि आपको किसने इस्लाम की दावत दी थी? कहने लगे सामवेद में। उसका सामवेद कहने लगे जी, तो क्या है उसके अंदर? कहने लगे होम शांति मोहम्मद रसूलुल्लाह नास्ते नैना नास्ते किचन। कहने लगे उसके अंदर तो बिल्कुल साफ है कि अल्लाह एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद उसके आखिरी दूत है, मेरी भी तो हम सब का अल्लाह एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। कहने लगे मुझे, मैं इसको पढ़ता रहा और रात में गौर करता रहा, तो मुझे सामने ये कह रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद आपके रसूल है। अब इसके अलावा क्या रह गया? इनका बहुत बड़ा बिजनेस है
माशाअल्लाह इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और कितने दिन तक ये भटकते रहे कि कोई मुसलमान मुझे कलमा पढ़ा दे। कोशिश किया, मेहनत किया, दावत का काम किया, कुल के कुल मुशरिक थे, कुल के कुल मुशरिकों में था। अब ये साफ हो चुका है कि धर्मांतरण के इस रैकेट के सरगना आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन ही थे। वो इन लोगों को खुलेआम दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए भड़का रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात एक करके सबको मुसलमान बनाना है। कोशिश किया, मेहनत किया, दावत का काम किया, कुल के कुल मुशरिक थे, कुल के कुल मुशरिकों में दावत का एक भी मुसलमान नहीं था, सब मुशरिक थे, उन मुशरिकों में दावत का काम किया। तो फिर अपराध करे और फिर चौक किया, अपने बातिल का कलेजा फाड़ दिया और फिर जजीरे नुमा अरब में अल्लाह का दीन कायम हो गया। और अब बारी है इस जमीन पर अल्लाह के दीन पर जिसको तुम नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें दावत अल्लाह का काम करना होगा, नहीं तो तुम्हें हर कड़ी लगेगी, तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें दुनिया में भी जलील जिंदगी, खौफ की जिंदगी जैसे तुम लोग जी रहे हो। सभी का स्वागत है। अब हम आपको बनते भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आज तक कैमरे में कैद नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा में बन रहे नए संसद भवन ने आकार लेना शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज देश का वो पहला चैनल है जो संसद भवन के निर्माण स्थल तक पहुंचा है और वहां बन रही बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर को कैमरे में कैद कर चुका है। भारत के लोकतंत्र के मंदिर को अगले साल तक तैयार करने का टारगेट है और काम रफ्तार से चल रहा है, लक्ष्य के हिसाब से चल रहा है। नई इमारत की सजावट के लिए देश के कई शहरों में अलग अलग चीजें जो है वो तैयार हो रही है। नई संसद की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब मास्टर स्ट्रोक की स्पेशल स्टोरी में देखिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन। आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। जो नई संसद बन के तैयार होगी 2022 में नवंबर में विंटर सेशन जो होना है इसी नई संसद में होगा। और आपने 2 दिन पहले जो तस्वीरें देखी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे और इसी नई संसद के निर्माणाधीन काम को देखने आए थे, लेबरों से बात की थी, इंजीनियर्स से बात की थी, वहीं आपको एबीपी न्यूज़ लेकर आया है। और ये पहली तस्वीर आपको एबीपी न्यूज़ के माध्यम से दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि ये नई संसद जो बनकर तैयार होगी और देश का मान, गौरव और नीति निर्धारक केंद्र होगा, वो वहाँ आपको एबीपी न्यूज़ लेकर आया है। और देखिए कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। दरअसल पूरी सरकार जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रही है, जिसका निर्माण पिछले ही साल 2020 में शुरू हुआ था और 2022 के नवंबर में इस संसद को बनकर तैयार होना है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। ये महज 10 महीने पुरानी तस्वीरें हैं जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नए मंदिर का शिलान्यास हुआ। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः, करिष्यमाणस्य कर्मणः। पूरे 10 महीने बाद आज पहली बार नई संसद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे ये भरोसा और मजबूत हो गया कि आजादी की 75वीं सालगिरह पर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को नई संसद की सौगात मिलने वाली है। सिर्फ
10 महीनों में संसद निर्माण की रफ्तार इस बात का सबूत है कि तय टारगेट के मुताबिक अगले साल का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में ही होगा, क्योंकि नवंबर में जो विंटर सेशन होगा भारतीय संसद का, वो इसी बिल्डिंग में होगा। तमाम दिन रात 24 घंटे काम चल रहा है। टाटा प्रोजेक्ट्स इस पूरे प्रोजेक्ट को बना रही है, लेकिन भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालय इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और सबका ध्येय यही है कि जल्द से जल्द ये नई संसद बनकर तैयार हो, जिसके अंदर लोकसभा भी होगी, राज्यसभा भी होगी और एक कॉमन हॉल भी होगा जहां कॉमन जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो बैठ सकेंगे। सबसे बड़ी बात है, इसे हाईली टेक्नोलॉजी के जरिए इसे तैयार किया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का नया मंदिर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड तैयार कर रहा है। 862 करोड़ रुपए की ये शानदार और बुलंद इमारत 1 साल बाद दुनिया में नए भारत की पहचान होगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग इस निर्माण को अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा अपना मिशन मानकर काम कर रहे हैं। ये बिल्डिंग हम और हमारे जो लोग और यहाँ जो तमाम 4-4.5 हजार वर्कर मौजूद है, ये हम समझते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, ये हमें काम करने का सौभाग्य मिला। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको समय पे पूरा करें। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, जिसके तहत मौजूदा संसद भवन के आसपास के इलाके का पूरी तरह से कायाकल्प किया जाना है। जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच किया जा रहा है, ये दूरी करीब 3 किलोमीटर की है, जिसमें मौजूदा संसद के ठीक बगल में नई संसद की शानदार इमारत तैयार हो रही है। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नया प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय बनाया जाएगा। सड़क के दोनों ओर 11 बहुमंजिला इमारतें होंगी, जिसमें सरकार के सभी 51 मंत्रालयों का दफ्तर होगा। साथ ही इसी सड़क पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग होगी। इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रही नई संसद की इमारत कितनी बुलंद होगी, वो इस स्ट्रक्चर से समझा जा सकता है। नई संसद का निर्माण 65,000 स्क्वायर मीटर के इलाके में हो रहा है। इसके लिए महज 45 दिन में 1,65,000 क्यूबिक मीटर खुदाई की गई। नई संसद बनाने में 1,13,625 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल होगा, जबकि 54,000 स्क्वायर मीटर में पत्थर का काम किया जाएगा। फ्लोरिंग 62,000 स्क्वायर मीटर की होगी, जबकि सीलिंग 43,000 स्क्वायर मीटर की। इसके लिए 35,679 मीट्रिक टन सीमेंट और 18,841 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी लाइफ 200-250 साल के बराबर होगी, क्योंकि ये सेस्मिक जोन 5, दिल्ली का वैसे सेस्मिक जोन 4 है, बट एक सेस्मिक जोन ऊपर इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। इसमें करोजन रेजिस्टेंट स्टील का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें मोस्ट ऑफ द कंक्रीटिंग जो हो रही है वो ग्रेड 50 या ग्रेड 60 की हो रही है, और इसकी डिज़ाइन काफ़ी रोबस्ट बनाई है। इसमें सेंसर टेक्नोलॉजी भी यूज़ की है, जिससे हमें करोजन का पहले पता चलेगा, एनी वाइब्रेशन है उसका पहले पता चलेगा, जिससे हम प्रोएक्टिव मेंटेनेंस या प्रिकॉशंस इसकी ले सकते हैं। इनकी जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से करीब 500 साल इस नई संसद की उम्र होगी, जिसे आगे भी अगर मेंटेन रखा गया तो एक्सटेंड किया जा सकेगा, आगे यूज किया जा सकेगा। ठीक इसके पीछे आप देखिए, ये पुरानी संसद है जहां पे अब तक संसदीय कार्य व्यवस्था का काम चल रहा है। ठीक इसके बगल में होगी, जिसे संग्रहालय के रूप में संग्रहित किया जाएगा। नई संसद भवन को भव्य और बेमिसाल बनाने के लिए दिल्ली में करीब 4800 मेहनतकश लोग निर्माण स्थल पर अपना पसीना बहा रहे हैं, लेकिन नई संसद की सजावट से जुड़े सामान देश के अलग अलग इलाकों में तैयार हो रहे हैं। मसलन संसद भवन में लगाया जाने वाला अशोक चक्र मध्य प्रदेश के इंदौर में तैयार हो रहा है, जबकि विशालकाय अशोक स्तंभ औरंगाबाद में बनाया जा रहा है। संसद भवन में लगने वाली टीक वुड से जुड़ी चीजें नागपुर में बन रही हैं और इमारत में लगने वाले सैंडस्टोन को धौलपुर में तराशा जा रहा है। संसद भवन में कालीन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आएंगे, जबकि बांस की लकड़ी से जुड़े सामान त्रिपुरा के अगरतला में बन रहे हैं। पत्थर की जाली की कटाई राजस्थान के राजनगर में दिन रात जारी है और फर्नीचर मुंबई से मंगवाने की तैयारी है। नए भारत की नई संसद 4 मंजिला त्रिकोण इमारत होगी।
जिसमें लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जबकि राज्यसभा के लिए नेशनल फ्लावर कमल को चुना गया है। सेंट्रल लाउंज की थीम बरगद के पेड़ जैसी बनाने की तैयारी है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर पहली बार सामने आई निर्माण स्थल की तस्वीरें ये बताती हैं कि अगले 1 साल में ये ख्वाब पूरा भी हो जाएगा। वहां आप हिंदुस्तान में देखिए, नए संसद भवन की इमारत की चर्चा हो रही है और यहाँ दुबई में नए दुबई एक्सपो की चर्चा हो रही है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। कल आधिकारिक तौर पर उसकी शुरुआत हो जाएगी। 6 महीने तक वो चलने वाला और बड़ी कवरेज के डीजीपी दिनकर गुप्ता के बाद अब उप्पल की जगह नया विजिलेंस चीफ नियुक्त होने ही वाला था। उससे पहले ही उप्पल ने छुट्टी पर जाने का फैसला कर लिया। कैप्टन के 4.5 साल के कार्यकाल में बीके उप्पल विजिलेंस चीफ बने रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।